नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हम पेपर 2 के लिए यानी सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 की तैयारी के लिए मैं आज आपके लिए फिर से पॉलिटी की क्लास लेके आई हूँ। और ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है। तो पॉलिटी की क्लास है ये आज आपकी और 4 क्लास है। पहले की 3 क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। और हिस्ट्री की क्लास और ज्योग्राफी की क्लास की सारी बुक हमने पढ़ ली है क्लास 6 की, यानी उसकी सारी क्लासें भी दी जा चुकी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो ये पॉलिटी की बुक हमने शुरू की है, तो इसे चलो शुरुआत करते हैं हम। 3 क्लासें इसकी दी जा चुकी हैं, यानी 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए वीडियो मिलेंगी। तैयारी आप करते रहें, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका है वो आपका जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। और ये एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ही आपको 1 महीने का समय फुल चाहिए। तो इसलिए बिना देर किए गए और अपनी तैयारी करते रहें, नोट्स भी बनाते रहें बुकों को पढ़ने के साथ-साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लें, वहाँ आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएँगी। शुरुआत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत यानी इन्हें गोरे कहते हैं, अश्वेत काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। यानी आपको काले गोरे और सांवले तीनों रंग के लोग आपको दक्षिण अफ्रीका में मिल जाएंगे। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों, और ये देखो हम चैप्टर का नाम आपको दिखाना भूल गए, बताना भूल गए। तो ये आपके चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, यानी लोकतंत्र क्या होता है इस समय हम पढ़ेंगे। और मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ, क्योंकि आप पूरा चैप्टर स्वयं पढ़ें और स्वयं अपने नोट्स बनाएं। आप अपने नोट्स अवश्य बनाएं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वहाँ से आप नोट्स बनाते रहें। मैं भी आपको बता दूंगी कि ये लाइनें हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून से शासित था। यानी यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण अफ्रीका था, ठीक है, वहाँ पहले क्या था, तो वहाँ रंगभेद कानून से शासित था। ये रंगभेद का मतलब है त्वचा की रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी उन्हें आम जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, उनसे उन्हें वंचित रख दिया जाता था। ठीक है, जो भी अश्वेत लोग होते थे, काले लोग होते थे, सांवले लोग होते थे, तो काले लोगों और सांवले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। मतलब इतना भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में कि अश्वेत लोगों के लिए कोई भी सुख सुविधाएं उन्हें जो आम जरूरतें होती हैं उनसे भी उन्हें वंचित कर दिया जाता था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था।
दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। ये 16 जून 1976 की घटना है। यानी यहाँ से ये घटना भी आपको पूछ ली जाती है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और मैं आपको सीधे सीधे चैप्टर पढ़ाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे दिमाग में चैप्टर पढ़ने से अंकित होती हैं वो कहीं दूसरी जगह से अन्यंत्र से नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको ये चैप्टर 2 बार अवश्य पढ़ना है। और आप नोट्स बनाइए और पेपर टाइम अपने नोट्सों से मतलब रिवीजन कीजिएगा। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। और यहाँ से आपका प्रश्न चाहे सीटेट ही नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पूछा जाता है कि ये रंग भेद की जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, तो इसके जाने माने नेता कौन थे? तो ये थे आपके नेल्सन मंडेला। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाना लगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। अब हम ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और हमारे भारत में कौन सी सरकारें बनती हैं। लोकतंत्र ही है, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। अब करते हैं भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठों में पढ़ाई है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखेंगे। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है, इस पर आप बच्चों से भी चर्चा करवा सकते हो इस तरीके से। और आज आपको पता भी होगा कि आज मतदाता दिवस भी है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, यानी एक निश्चित समय होता है। और अपने यहाँ कितना समय निर्धारित है सरकार के लिए, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि जो अपने यहाँ चुनाव होता है, वो जो सरकार होती है वो कितने वर्ष तक चुनी जाती है, तो यानी उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हमारे यहाँ सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरकार का फिर सत्ता से बने में रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। यानी ये चुनाव इसलिए करवाए जाते हैं बार बार कि अगर एक ही लोग बहुत समय तक मतलब गद्दी पर बने रहेंगे, सरकार में बने रहेंगे, तो फिर तानाशाही मतलब सरकार हो सकती है। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। यानी ये अपने यहाँ की घटना है। और यानी इस तरीके से भी आप सरकार को गिरा सकते हैं, अपनी मांगों को बढ़वा सकते हो। सरकार पर जनता अपना नियंत्रण दे सकती है, रख सकती है। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जाता है। ये आप इस तरीके से पोस्टर भी सरकार के खिलाफ बना सकते हो, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है,
ये देखो, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। और आप ये कार्रवाई, ठीक है, संपादक के नाम चिट्ठी भी लिख सकते हैं। और ये कार्रवाई इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम सरकार के खिलाफ यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वही ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। ठीक है, यानी इस तरीके के जब विवाद होते हैं तो सरकार इन विवादों का समाधान करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलें, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा न हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। यानी ये जो हमारे जुलूस निकलते हैं और धार्मिक रैलियां निकलती है, तो ये हमारे यानी एक दूसरे जब कुछ रैलियां निकालते हैं लोग, तो एक दूसरे के धर्मों पर और इस सब पर टिप्पणियां होती हैं और यही वाद विवाद का कारण बनती है। लेकिन इस तरीके की हमारा संविधान है बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। ठीक है, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन सकती हैं। अब देखो, ये यानी जब विवाद बनता है तो लोग किसी भी चीज पर विवाद बना लेते हैं, यानी नदियों पर भी कई बार विवाद होते हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। यानी ये सारे विवाद, ये सारी ईर्ष्या और घृणा और लड़ाई झगड़े, ये सभी मनुष्यों में होते हैं। प्रकृति की जो चीजें हैं वो सबके लिए समान है और शांत भाव से देखो ये नदी बह रही है।
दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। और यही आपका जीके का प्रश्न भी हो जाता है कि कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है। और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार पर समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और स्वयं भी कमेंट करके अवश्य बताएं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि ये प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है और समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रही है। यानी जो लोगों को अब भी बराबर नहीं माना जा रहा है, सरकार उनके लिए अभी भी कार्य करती है, प्रावधान बनाती है और ये विशेष प्रावधान बना सकती है। जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। ये धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। रूढ़वाता से प्रश्न आपका इस बार भी सीटेट में पूछा गया है, एसएसटी में। और रूढ़वाता पर हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो यानी सरकारी स्कूलों में लड़कियों की कोई भी फीस नहीं लगती है। आपके अनुसार फीस घटा देने से क्या लड़कियों को स्कूल जाने में मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देके समझाइए। आप बच्चों से पूछ सकते हो। और इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या आप अन्य लोगों से सहमत हैं? जो लोग भेदभाव कर रहे हैं उन्हें आपने कैसे समझाया? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो और ये आपके अभ्यास प्रश्न है और यहीं से आपके प्रश्न भी बनते हैं। इनको अब अवश्य सॉल्व किया करें। जैसे आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? विभिन्न विवाद और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। इस तरीके से ये आपके अभ्यास प्रश्न है। और कल हम फिर से दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और ये हमारी इकाई यहाँ से थर्ड शुरू हो जाएगी। तो आप चैनल पर अवश्य बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।